अब ये डेली लाइफ में यूज होने वाला बहुत कॉमन सा वर्ड है। इसके पैरेलल वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इसके सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं। जैसे बोलते हैं यार कि वो इंसान, मतलब एक बहुत सिंपल चीज़ है ना, कोई इंसान जब शादी करने जाता है या कोई रिलेशन में हो जाता है, ठीक है, और उस टाइम में उसको लगता है किसी के साथ कि यार नहीं, इस इंसान के साथ हम बहुत अच्छे से नहीं रह सकते, मतलब ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। सो वहाँ पे ये वर्ड निकल के आता है, दैट इज इम्परफेक्ट। ठीक है। सो बेसिकली अगर हमारे अकॉर्डिंग जो हमने चीज़ें सेट की हैं कि भैया इस अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, अगर वैसी नहीं है तो हम बोलते हैं कि दैट इज थिंग इज इम्परफेक्ट। ठीक है। सो सॉलिड्स में इम्परफेक्शन का मतलब क्या है? सॉलिड्स में इम्परफेक्शन का मतलब है कि हमने क्रिस्टल को डिफाइन किया था कि भैया क्रिस्टल का मतलब ये चीज़ होता है कि वहाँ एक फिक्स पैटर्न होगा, वहाँ ये कंडीशंस होंगे। लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली देखा गया तो क्रिस्टल वैसे नहीं थे। क्रिस्टल्स में थोड़े इम्परफेक्शन थी, मतलब हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि तो बिल्कुल फिक्स पैटर्न होगा, बिल्कुल ऑर्डर होगा, वैसा नहीं दिखता था। सो वो ये जो इम्परफेक्शंस है, वो इम्परफेक्शन कितने तरीके के हो सकते हैं इम्परफेक्शंस, उस पर बात करेंगे। और इम्परफेक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर हम बुकिश लैंग्वेज बोले तो इम्परफेक्शन का मतलब सिंपल सा हुआ, दैट इज इरेगुलरिटी इन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बेसिकली जैसा हम उम्मीद करते थे कि एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा, वो रेगुलर पैटर्न नहीं मिलना क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है। सो उसी चीज को बोला गया कि दैट इज द इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इरेगुलर है, मतलब कुछ चीजें हैं जैसा हमको लगता था कि एकदम ऐसा ही होगा, वैसा बिल्कुल, मतलब एकदम बिल्कुल वैसा नहीं है, थोड़ी सी चीजें उससे हटके हैं। सो आखिर ये हटके जो चीजें हैं उसके कारण क्या और वो कितने तरीके के हो सकते हैं? ठीक है। सो इम्परफेक्शन अपने पास जो सॉलिड्स में होते हैं वो मेनली दो तरीके के हो सकते हैं, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। अब इस चीज को ऐसे समझ लो, डिफेक्ट का मतलब क्या है? कमियां। तो किसी में कमियां किस तरह की हो सकती हैं? बहुत तरह की हो सकती हैं। ठीक है। सो जब हम सॉलिड की बात करते हैं, सो सॉलिड में बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट की दो तरह की कमियां हो सकती हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट का मतलब और लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है। देखो, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब हुआ कि जैसे हम ये उम्मीद करते थे, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ ये, हम उम्मीद करते थे कि अगर मेरे पास ये परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट लैटिस है, तो भैया अपने पास एटम्स जो होंगे वो बिल्कुल ऑर्डर में होंगे, मान लो इस तरीके कुछ ऑर्डर में होंगे। ठीक है, इस तरीके का मान लो एक रैंडम ऑर्डर ले लिया, किस तरीके का ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में कि यार इस तरीके का ऑर्डर एग्जैक्ट देखने को नहीं मिला। कहीं मान लो कहीं इस तरीके का हुआ कि बीच में का ये जो एक बॉल है, मान लो वो गायब ही है। काइंड ऑफ ऐसे मान लो कि जो बीच का बॉल है वो बीच का बॉल ही गायब है, यहाँ पे ये वाला जो भाई क्यों मिल रहा है। ठीक है। तो ये जो बीच का बॉल है, बीच का बॉल गायब है। अब हमको तो नहीं, हमको तो उम्मीद था कि ये सारे होंगे, लेकिन किसी वजह से हमको नहीं जाना, लेकिन किसी वजह से बीच का बॉल गायब है। सो ये क्या हो गया? इस लैटिस में एक कमी हो गई, एक डिफेक्ट हो गया। और इसी चीजों के बारे में पढ़ने वाले को डिफेक्ट कैसा होता है। अब देखो, एक जगह से, एक पॉइंट से कोई चीज गड़बड़ हुई है या एक पॉइंट पे कोई चीज गड़बड़ हुआ है तो हम बोलते हैं कि दैट इज अ पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन मान लो ऐसा होता है कि पूरा एक लाइन में ही गड़बड़ हो जाता है। लाइन में गड़बड़ होने का मतलब क्या हुआ? और फॉर अ टाइम नहीं, मान लो ये 2D में बनाया, 3D में बनाओगे तो ऐसा नहीं होगा। मान लो कि यहाँ का एक बॉल गायब होता, यहाँ का एक बॉल गायब होता और यहाँ का भी एक बॉल गायब होता। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अब ये तो सॉलिड ही नहीं रहा, दो पार्ट में हो गया। तो भाई ये 2D है, 3D में होता तो इसके ऊपर में तो पूरा पूरा सेट होता, नीचे में भी सेट होता। तो एक्चुअल में ये सॉलिड है, बीच में से कोई लाइन है जिस पे के सारे बॉल्स जो है वो गायब है। सो इस तरह का मान लो कोई डिफेक्ट आएगा जिसमें एक लाइन पे कोई चीज गड़बड़ हो गई है, एक लाइन पे ही कोई चीज गड़बड़ हो गई है, तो हम बोलेंगे कि दैट इज अ लाइन डिफेक्ट। ये हो सकता है कि गायब होने की वजह से हो सकता है कि ऐसा हो कि भैया सारे जगह रेड वाले आइटम है, लेकिन एक लाइन पे मान लो मुझे ऐसा मिल गया कि ग्रीन वाले आइटम बैठे हुए हैं। ये भी एक डिफेक्ट है। ठीक है, और कहीं नहीं है, बट ये लाइन पे ग्रीन वाले आइटम बैठे हुए हैं, एक लाइन पे सीधे ग्रीन वाले बैठे हैं, सब जगह रेड वाला है। तो भैया हम तो रेड वाले को ही लिए थे, ग्रीन वाले मेरे लिए क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। सो डिफेक्ट कैसा भी हो सकता है, बट एक लाइन में होगा तो लाइन डिफेक्ट, किसी पॉइंट पे होगा तो पॉइंट डिफेक्ट। किसी को लाइन और पॉइंट डिफेक्ट में समस्या तो मुझे बता दो कि भैया ये लाइन और पॉइंट डिफेक्ट हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो तो मैं इसको लिख देता हूँ फटाफट से, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे कहानी। ठीक है। सो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? defects on specific points only.
किन्हीं पॉइंट्स पे ही बस डिफेक्ट है, पूरे के पूरे लैटिस में या पूरे के पूरे किसी लाइन पे डिफेक्ट नहीं है, कोई पॉइंट है जहाँ मिसिंग है, जहाँ दूसरा आइटम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और लाइन डिफेक्ट का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा एक लाइन ही गड़बड़ है, पूरा का पूरा वहाँ के मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस तक जो आइटम है वो गड़बड़ है, ठीक है। सो डिफेक्ट ऑन अ लार्ज रेंज, एक लार्ज लाइन का मतलब क्या हुआ, एक लार्ज रेंज हुआ, तो ऑन लार्ज रेंज एज अ लाइन, एक लाइन मान लिया जो कि एक लार्ज रेंज में है, उसमें ही पूरा पूरा डिफेक्ट आ गया, तो हमने बोल दिया कि दैट इज अ लाइन डिफेक्ट। अब अपने सिलेबस में हमको सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब पॉइंट डिफेक्ट जो मेनली तीन तरह के हैं, स्टोसिमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोसिमेट्रिक, तीन तरह के डिफेक्ट्स हैं, स्टोसिमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोसिमेट्रिक। तो अब ये तीनों क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, पर आप पहले इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। तो फटाफट नोट डाउन करो और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करो। स्टोसिमेट्रिक, नॉन स्टोसिमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोसिमेट्रिक, करो फटाफट से नोट डाउन। कोई ऐसा जिसने नोट डाउन नहीं किया, जिसका बच गया, ये पूरा थियरी है, पूरा इसमें कुछ नया चीज नहीं है। लिखो लिखो अंशु, लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। लिख लो, लिख लो। तबीयत हाँ थोड़ी डाउन है दीक्षा, थोड़ी सही नहीं चल रही। हाँ थोड़ा सा मतलब सांस लेने में दिक्कत सा हो रहा है, सांस फूलने टाइप की चल रही है, और कुछ सीटी स्कैन कल करा, देखते हैं आज रिपोर्ट या कल रिपोर्ट आए, आज ही रिपोर्ट आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो देखते हैं। फेस और साउंड से लग रहा है, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ तबीयत डाउन होती है तो वो चीज़ ऑब्वियस है, ऐसा तो पता ही, ठीक है। चलो सो आगे आते हैं और बात करते हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज इन तीनों डिफेक्ट्स के बारे में, स्टोसिमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोसिमेट्रिक, ठीक है। स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, देखो स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट हम उस डिफेक्ट को बोलते हैं जिसमें स्टोसिमेट्री पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोसिमेट्री ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसको इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब स्टोसिमेट्री का मतलब क्या हुआ, देखो मान लो ऐसा हो गया, फॉर अ टाइमिंग इस चीज को समझो। अगर मान लो मेरे पास ऐसा है कि एक ग्रीन वाला एक, चलो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, मान लो एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, फिर एक सोडियम का एटम है, फिर एक क्लोरीन है, फिर एक सोडियम है, फिर एक क्लोरीन आयन है, ठीक है। ये अरेंज्ड है मान लो एक खास ऑर्डर में, ठीक है। फिर यहाँ क्लोरीन है, ओ भाई यहाँ क्लोरीन है, यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ सोडियम है, ठीक है। सो इस पूरे कहानी में देखोगे तो जितना नंबर ऑफ सोडियम एटम है उतने ही नंबर ऑफ क्लोरीन के भी एटम है, या आयंस बोल लो, ठीक है। और हमको पता है कि NaCl फॉर्मूला होता है NaCl। सो NaCl फॉर्मूला हमको क्या कहता है, NaCl फॉर्मूला हमको कहता है
कि केटायन और एनायन का रेशियो 1:1 होगा, मतलब एक Na पे एक Cl होगा। और हमने इस सॉलिड में भी देखा कि एक Na पे एक Cl है, तो हमने बोला कि स्टोसिमेट्री जो है वो मेंटेन्ड है, मतलब दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए, 1:1 है। लेकिन मान लो किसी वजह से ऐसा हुआ कि यहाँ से एक Na यहाँ से गायब हो गया। अब ये प्लस माइनस बैलेंस होना ना होना, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, उस पर नहीं जाना। लेकिन किसी वजह से वहां से Na हट गया। Na हट जाने के बाद क्या अभी भी Na और Cl का इस सॉलिड में जो रेशियो है, Na और Cl का, क्या 1:1 है? अभी भी नहीं है, बिगड़ गया। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला जो था जिसमें स्टोसिमेट्री था 1:1 के रेशियो का, वो स्टोसिमेट्री यहाँ मेंटेन नहीं रहा, ठीक है, जो होना चाहिए था मेंटेन। सो कोई भी ऐसा डिफेक्ट जिसमें इस तरह का चीज हो जाए, जिसमें स्टोसिमेट्री जो है, ठीक है, वो स्टोसिमेट्री किसी तरीके से इफेक्ट हो रही हो, किसी तरह का कोई चीज चेंज हो रहा हो, सॉरी नहीं हो रहा हो, माय बैड, स्टोसिमेट्री किसी तरह से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा हो, उसके फॉर्मूले में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा हो, तो हम उसको बोलते हैं कि दैट इज अ स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट। चलेगा क्या? किसी को इसमें समस्या स्टोसिमेट्रिक में, याद रखना स्टोसिमेट्रिक है मतलब उसमें स्टोसिमेट्री का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, स्टोसिमेट्री जो है बिल्कुल फिक्स है, मतलब एक Na पे एक Cl है, तो आप कितना भी बड़ा सॉलिड ले लो वो चीज मेंटेन ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, जिसको स्टोसिमेट्री नहीं आता उसके लिए मैंने ये चीज थोड़ा समझा दिया कि स्टोसिमेट्री का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं कि स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला डिफेक्ट है दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होता है, नॉन आयोनिक सॉलिड, ठीक है। कोई भी आयनिक सॉलिड के लिए वैकेंसी डिफेक्ट नहीं होता, उसके लिए कुछ नाम बदल जाएगा, ठीक है, ये नॉन आयनिक सॉलिड में होता है। होता क्या वैकेंसी डिफेक्ट? सो देखो, इसको थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। मान लो ये क्या है ना कि ये एटम है ग्रीन वाला, ठीक है, और बीच में मान लो यहाँ एक एटम होना चाहिए था, वो एटम गायब हो गया है। यहाँ एक होना चाहिए था जो कि गायब हो चुका है, यहाँ एक होना चाहिए था जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो बेसिकली हुआ क्या कि कोई भी ऐसा डिफेक्ट जिस डिफेक्ट में एक जगह जो एटम होना चाहिए था या जो मॉलिक्यूल होना चाहिए था वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गया है। सो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेकेंड पॉइंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग, वो मिस होते हैं, ठीक है, एंड फॉर्म वैकेंसी, वो मिस होते हैं और जिसकी वजह से वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है? वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। सो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग है, अब ऑब्वियस है कि भैया यहाँ एक एटम होता तो इस पूरे का मास ज्यादा होता, लेकिन ये एटम नहीं है तो यहाँ मास क्या है? कम है। हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि इस सॉलिड में, ये वाला जो सॉलिड है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 12 होंगे, चार चार एक एक रो में है तो 12 होंगे, लेकिन यहाँ तो 11 ही है। सो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसका मास कम है, मतलब इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम मानते थे कि मास ज्यादा है, इतने ही वॉल्यूम है, लेकिन एक्चुअल में उतना मास नहीं है, ठीक है। सो इसके वजह से क्या होता है? डेंसिटी जो होती है वो घट जाती है। सो क्या हो सकता है? हम इसको बोल सकते हैं कि डेंसिटी डिक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होती है? डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। सो इसी चीज को हम बोलते हैं कि दिस इज नोन एज द वैकेंसी डिफेक्ट। किसी को इस वैकेंसी डिफेक्ट में समस्या है तो फटाफट बता दो, और अगर नहीं है तो इसको लिखो। पहले एक चीज ध्यान रखना, स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट में इस चीज को लिखना, ये जो है ये स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट में लिखना, फिर इसको बनाना और ये डायग्राम जरूर बनाना ताकि ध्यान रहे, ठीक है। गोला गोला ही बना लेना लेकिन बनाना जरूर, ठीक है। सो फटाफट से नोट डाउन करो और किसी को समस्या है तो पूछो, ठीक है, करो फटाफट से। कीजिए बाबू, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए।
करो फटाफट से। चल ठीक है, सो हो गया, आई गेस वैकेंसी डिफेक्ट हो गया होगा, ये सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखते हैं भैया ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है। ठीक है, अब देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या चीज होता है, समझते हैं इसको। ठीक है, मान लो कि एक लैटिस अपने पास कुछ इस तरीके का, ध्यान देना आपकी बात थोड़ा सा अलग टाइप से बना रहा हूँ, कुछ इस टाइप का एक लैटिस है। अब हुआ क्या कि देखो यहाँ पे एक बॉल होना चाहिए था, लेकिन वो बॉल यहाँ नहीं है, वो बॉल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया है। ठीक है, सो होता क्या है कि कभी कभी कुछ सॉलिड्स में ऐसा होता है कि वहां पे जहाँ पे उनका पोजीशन होना चाहिए था उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो वहां ना होके कहीं और हो जाता है, वो चीज कहीं और शिफ्ट हो जाती है। अब वो शिफ्ट हो जाती है तो इसको इंटरेस्टिशियल क्यों बोलते हैं। देखो ये वर्ड बना है इंटरेस्ट से, मतलब मेरा मन कर रहा है क्लासरूम में, मुझे टीचर ने बैठाया कि भैया तुम सेकंड बेंच पे बैठोगे और हर बेंच पे दो दो बच्चा बैठता है, जो कि तुम क्लासरूम में करते भी हो ऐसे नॉर्मल के क्लासरूम में। लेकिन मान लो ऐसा हुआ ना कि मुझे किसी के साथ बैठना है, मुझे किसी के साथ बैठना ज़्यादा पसंद है, मुझे टीचर ने बोल दिया कि ये सेकंड बेंच पे बैठना है, दो ही बच्चे बैठते हैं हर बेंच पे, तुम उस पर बैठोगे। टीचर गए, मैं उठा, मैं जाके किसी और बेंच पे बैठ गया जहाँ मुझे बैठना था। भले ही वहाँ जगह दो का था, लेकिन मैं जबरदस्ती जाके वहाँ मैं भी बैठ गया, वहाँ तीन लोग कंपनसेट करके बैठ गए। सो बेसिकली मुझे जहाँ इंटरेस्ट था मैं वहाँ जाके बैठ गया, अपने इंटरेस्ट के साइड पे जाके बैठ गया। सो अगर ऐसा डिफेक्ट कभी सॉलिड में दिखता है जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो अपने इंटरेस्ट के साइड पे जाके बैठ जाए, तो हम बोलते हैं कि दैट इज अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, सो बस इसको ऐसे आसान भाषा में लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स constituent particles shifted from one position to other ठीक है, चाहो तो इसके आगे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, क्या इससे डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डेंसिटी में इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ है। क्या इसमें नंबर ऑफ एटम्स घट गए हैं? नहीं, ये यहाँ होता तो भी क्या ही फर्क पड़ जाता, मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और तीसरी चीज कि भैया ये भी नॉन आयनिक के लिए वैलिड है। ठीक है, फॉर ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे इस डायग्राम को। इंटरेस्ट तो सिंगल बैठने में भी हो सकता है, तो पार्टिकल अलग से सिंगल, अनुष्का ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल है, कहीं पे भी जाके बैठ सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि यही साइट होगा या यही जगह होगा, वो कहीं पे भी उसको जहाँ जिस कंडीशन में पॉसिबल लगा बैठना वहां जाके बैठ गया, बस जगह तो होना चाहिए ना बैठने का, दैट्स ऑल। ठीक है, चले छापो इसको फटाफट से, कहीं भी कोई भी इंटरेस्ट के साइड पे बैठ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं।
ओ सॉरी 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 सॉरी, एक चीज मिस हो गया, माय बैड। एक चीज मैं बताते वक्त मैं फ्रैंकल वाला बता गया यार। ओह माय बैड माय बैड माय बैड, दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा था, सॉरी। देखो इसमें एक चीज का डिफरेंस है, एक चीज का, सॉरी माय बैड। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान देना। होता क्या है इस वाले केस में, इंटरस्टिशियल में, कि यहाँ पे ये चीज कहानी नहीं है कि मतलब एक उठ के दूसरी जगह चला गया। एक्चुअल में क्या होता है ना कि एक एक्स्ट्रा आ गया है, सॉरी दैट्स माय बैड। ठीक है, मैं बताते वक्त क्या ही बता गया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया है, ध्यान देना, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि एक यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, ऐसा नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा आया है और यहाँ आके बैठ गया है। ठीक है, सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ शिफ्ट नहीं होता। ये मैं बताते वक्त मैं कुछ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांशु, मैं बोलते वक्त यार मैं दूसरा बता गया, सॉरी। ठीक है, ध्यान पता नहीं कहाँ था, जस्ट अ मिनट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। हाँ बिल्कुल, डेंसिटी चेंज होगा और ये इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीजेस, सॉरी डेंसिटी इंक्रीजेस, माय बैड यार, वो बताते वक्त मैं फ्रैंकल बता गया। ठीक है, सो देखो इसमें डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ और पार्टिकल्स आके जुड़ जाते हैं। सॉरी यार, चेंज करके लिख लेना। ठीक है, जो भी लिखा था सॉरी माय बैड, उसको काट लेना। ठीक है, some constituent particles added ठीक है, यहाँ पे कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं, ना कि यहाँ से एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं, माय बैड। ठीक है, इसको लिख लेना। ठीक है, और डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे आया है तो आने की वजह से क्या होगा कि भैया यहाँ मास बढ़ गया, ये नहीं होता पहले, अब आ गया है तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वैकेंसी का जस्ट उल्टा है, मैं बोलते हुए मिस कर गया, वैकेंसी का जस्ट उल्टा है। वहां पे क्या होता है, एक बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या हुआ, एक आ गया। ऐसे समझ लो, एक के रिस्पेक्ट में वहां पे बाहर चला गया, यहाँ पे आ गया, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, लिख लो, सॉरी चेंज करना है इसको, माय बैड। मॉडिफाई करना है इसको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट डिफेक्ट पे आते हैं, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो ये वो वाली चीज थी जो मैंने पहले बता दी थी। ठीक है, सो इसको अपन लिखते हैं क्या है, लेकिन ये बस फर्क इतना है कि ये आयनिक सॉलिड में लगता है। ठीक है, तो पहली चीज तो कि ये आयनिक सॉलिड में लगता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आयंस यूजुअली केटायंस, केटायंस लेफ्ट, ये इंटरस्टिशियल का डायग्राम यहाँ क्यों लगाया है, एक में तो ये गलत लगा दिया, इसको हटा दूंगा। ठीक है, लेफ्ट their original position and shifted to interstitial site। ठीक है, देखो ये चीज कहानी, देखो इसमें क्या है, जो पहले बता दिया था ये वो कहानी है कि एक आयन उठा और वो उठ के अपने जगह से दूसरी जगह चला गया, जहां उसको होना चाहिए था वहां नहीं है। सो इस तरह का जो डिफेक्ट है इसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल में बना के समझा रहा हूँ, इसको ध्यान देना।
देखो अब यहाँ पे कहानी कैसी है, मान लो कि ये केटायन है और ये एनायन है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, सोडियम और क्लोरीन भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, हालांकि इसमें आप दिखता नहीं है, ये AgCl AgBr में ज़्यादा बेटर दिखता है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो, ठीक है। Ag ले लो यार, Ag प्लस और ये Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या, तो यहाँ गौर से देखोगे तो हुआ क्या, सो आपको दिखेगा एक कहानी, वो कहानी ये दिखेगा कि यार देखो जहाँ जहाँ केटायन, पहले केटायन एनायन सीक्वेंस में थे, अपने को फॉलो कर रहे थे पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हुआ ये कि यहाँ का जो केटायन है वो उठ के यहाँ चला गया है। सो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, वैकेंसी क्रिएट कर दिया और यहाँ पे एक इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया है। सो इस तरह का जो डिफेक्ट हो, जहाँ पे एक केटायन अपने जगह को छोड़ के, एनायन भी हो सकता है, मना नहीं है, लेकिन यूजुअली केटायन होता है, मैक्सिमम टाइम केटायन होता है। सो अपने जगह को छोड़ के अगर दूसरे जगह चला गया, सो उस केस के, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि दैट इज अ फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी में क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अभी जस्ट हम पढ़े थे, थोड़ा नाम उल्टा हो गया था उसमें, बट हाँ यहाँ डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेंसिटी विल बी सेम। क्या डेंसिटी बदलेगा, नहीं, क्योंकि एक ने पोजीशन छोड़ा है, दूसरी जगह जाके लग गया है, ठीक है। और ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि भैया ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे वैकेंसी और यहाँ पे इंटरस्टिशियल। सो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल, कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग अपने पास, कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जो इस तरह का दिखाते हैं, इस तरह के डिफेक्ट को दिखाते हैं। सो उन सॉलिड्स का एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दैट इज AgCl सबसे फेमस है, देन ZnS जिंक, जिंक सल्फाइड, AgI, और भी AgBr वगैरह भी होता है, ठीक है। सो ये सारे सॉलिड्स हैं जिसमें इस तरह का डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, इसको आराम से प्रेम से लिख लो, और अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लो, लगे कि जादू हो गया तो पूछ लेना, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक जगह से केटायन उठा, दूसरे जगह जाके लग गया, तो इसको बनाओ और लिखो, डायग्राम याद से बना लेना, डायग्राम नहीं बनाओगे तो ध्यान में से उतर जाएगा, ठीक है। करो फटाफट से। लिख लिया क्या, किसी का बचा हुआ है, डायग्राम याद से बना लीजिएगा, डायग्राम जरूरी है इसका, ठीक है। डायग्राम मिस होगा तो समस्याएं हो जाएंगी। डन, चलो ठीक है। सो ये फ्रैंकल डिफेक्ट क्या था बेसिकली, तो इंटरस्टिशियल और वैकेंसी का कॉम्बिनेशन था। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या कहते हैं, सेम कहानी इसकी भी, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पहले, फिर अपन बात करेंगे कि शॉर्ट क्या होता है। देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में तो कोई एक पार्टिकल ऐड होता है, बट फ्रैंकल में वो पार्टिकल सिर्फ शिफ्ट हो रहा है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट को वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल का दीक्षा, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि एक जगह खाली हुआ, तो जहाँ खाली हुआ वहाँ वैकेंसी, और एक जगह जहाँ कुछ नहीं था पहले, जहाँ पे कोई आना वाला नहीं था, वहाँ आके एक ऐड हो गया, तो क्या हो गया, इंटरस्टिशियल। तो सोच के देख, ऐसे समझ, वैकेंसी की वजह से डेंसिटी घटता है, इंटरस्टिशियल की वजह से बढ़ता है, इसमें कांस्टेंट है।
ना ही बढ़ा ना ही घटा, दोनों में क्या कर दिया, एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दिया, दोनों अपोजिट प्रॉपर्टी वाले। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या कहता है आप लोग को? देखो शॉर्टकी डिफेक्ट ना कुछ नहीं है, एक वैकेंसी डिफेक्ट है लेकिन आयनिक सॉलिड में। ठीक है, अब आयनिक सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो देखो ये कहानी है, आयनिक सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? चलो चलो 3 पे रहने देते हैं। तो आयनिक सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब हुआ? ठीक है, समझो इस चीज को। सो भैया ये अपने पास एक आयनिक सॉलिड है, ठीक है, NaCl को ही ले लो। NaCl दिखाता है वैसे वैकेंसी डिफेक्ट, NaCl दिखाता है इसलिए अपन ले रहे हैं। ठीक है, सो मान लो कि ये भाई साहब जो थे केटायन है और ये एनायन है, ये भाई साहब है Na प्लस, ये भाई साहब है Cl माइनस। ठीक है, अब हुआ ये कि यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट हुआ, लेकिन वैकेंसी हो स्टोसिमेट्री यहाँ पे लेकिन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अभी ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा तब होगा कि भैया अगर एक केटायन उड़ा तो एक एनायन भी साथ में हट जाए, सो रेशियो कभी भी बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, सो अगर मान लो कुछ इस तरह का डिफेक्ट है कि यहाँ से ये ग्रीन वाला गायब है और यहाँ से मान लो ये रेड वाला गायब हो गया, मतलब एक यहाँ से अपने पास एनायन गायब हुआ, एक अपने पास केटायन गायब हुआ, दोनों बराबर नंबर में गायब हुआ, जितना एनायन गायब हुआ उतना ही केटायन भी गायब हुआ। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो ऐसा डिफेक्ट जिसमें केटायन और एनायन दोनों बराबर नंबर में गायब हुए, लेकिन ये आयंस में है, नॉर्मल ऐसा नहीं है कि कोई कोवेलेंट स्ट्रक्चर है या कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आयंस में है ये। सो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, सो चलो फटाफट से लिख लेते हैं, कुछ नहीं है, बस वैकेंसी डिफेक्ट ही है। फर्क इतना है कि जितना केटायन गायब होगा उतना एनायन भी गायब होना चाहिए, दोनों का नंबर जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। मोटे तौर पर समझ लो कि स्टोसिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए, स्टोसिमेट्री बिगड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो फटाफट से लिखते हैं, इन आयनिक सॉलिड ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट ही है। तीसरी चीज स्टोसिमेट्री मेंटेन रहती है। स्टोसिमेट्री में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग कि किसमें ये देखने को मिलता है, किस तरह के आयन्स में देखने, आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। ठीक है, सो CaCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, इस तरह के सॉलिड्स में ये मेनली देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल किस तरह के सॉलिड्स में देखने को मिलता है। चलो फटाफट से छोप छाप लो इसको, थोड़ा रिपीट कर दिए, साउंड चला गया। ठीक है, अनुष्का रिपीट कर रहा हूँ, बाबू ध्यान देना। ये कहता है कि भैया वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड है, मतलब कोई भी अपने पास आयनिक सॉलिड ले लो, जैसे हमने NaCl ले लिया, तो उसमें होगा क्या कि अगर एक Na आयन को गायब करो, एक Cl आयन को गायब करो, क्योंकि स्टोसिमेट्री नहीं बिगड़ना चाहिए, रेशियो 1:1 ही रहना चाहिए। सो अगर ऐसा अपने पास डिफेक्ट है जिसमें एनायन और केटायन गायब हो रहे हैं, स्टोसिमेट्री मेंटेन्ड है, तो इस तरह के सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। कोई डेंसिटी के रिगार्डिंग पूछे तो हम यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है, और अगर वैकेंसी डिफेक्ट है तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। CSCl लिखा हुआ अनिमेश, हाँ, दैट इज CSCl, CS5 नहीं है, Cl, CS सीजियम। ठीक है,
हो गया? चलो ठीक है, चलो। सो ये अपने पास हो गया शॉर्टकट डिफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं अपन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये तो वर्ड से समझ में आ रहा है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने चीज ली उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है। ठीक है, इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है भैया? अब हमको पता है कि भैया हमने जो चीज लिया था, मान लो हमने सोडियम क्लोराइड NaCl ले लिया, सो उसमें पूरे तरीके से सिर्फ Na और Cl नहीं है, कुछ और भी चीजें उसमें हो सकता है क्रिस्टलाइज हो। और ऐसा देखा गया है कि NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी क्रिस्टलाइज रहता है। ठीक है, सो बेसिकली इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है? कुछ नहीं है, सम some other ions slash atoms are present called impurities। कुछ दूसरे एटम आयन प्रेजेंट है तो हम उसको बोल देते हैं कि भैया वो इम्प्योरिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इन NaCl some amount of SrCl2 is present। NaCl में कुछ SrCl2 भी प्रेजेंट रहता है। अब देखो Cl तो दोनों में कॉमन है, तो वो तो इम्प्योरिटी नहीं हुआ। सो बेसिकली यहाँ पे इम्प्योरिटी कौन हो जाएगा अपने पास? Sr। ठीक है, क्योंकि Cl और Cl तो दोनों में कॉमन है, तो क्या ही फर्क पड़ना उससे। Cl और एक्स्ट्रा आके ऐड हो गया तो क्या फर्क पड़ना। लेकिन हाँ, वहाँ पे Na क्या है? Na की जगह पे Sr है। और याद रखना, कब स्टोसियोमेट्री मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दूसरे टाइप का डिफेक्ट है, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्टोसियोमेट्रिक हो चुका है। ठीक है, सो इस जगह पे हम बोल सकते हैं कि Sr+2, यहाँ पे Sr+2 इज अ इम्प्योरिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया हमने तो लिया था NaCl और वहां पे हमको क्या दिख रहा है? Sr भी दिख रहा है। ठीक है, Cl तो कॉमन ही है, तो Sr अपने पास क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। ठीक है, फटाफट से छाप लो, फिर अपन आगे बात। किसी को इम्प्योरिटी डिफेक्ट में समस्या है तो मुझे बता दो, एक बना देता हूँ कि ऐसे बगल में एक एग्जांपल बनाता हूँ, ऐसे समझ लो। मान लो Na+ है, Cl- है, इसको लिख लेना, इसको लिखना छोड़ना मत। ये जो डायग्राम्स बना रहे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान रखिएगा। चलो इसको उठा कर लेते हैं। Cl- है, Na+ है, Cl- है, Na+ है, फिर यहाँ पे अपने पास Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl-। ठीक है, अब यहाँ इम्प्योरिटी जरा बना लेते हैं। तो एक Na यहाँ से उड़ा दिया, एक Na यहाँ से उड़ा दिया, और यहाँ पे क्या बना दिया? Sr+2 लिख दिया। अच्छा देखो, 2 Na उड़ा है। क्यों 2 Na उड़ा है? क्योंकि Sr पे +2 चार्ज है। तो +2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 Na उड़ेगा तभी तो, 2 प्लस उड़ेगा तभी तो एक ये वाला Sr+2 आएगा। ठीक है, तो इसलिए 2 Na उड़ा तो उसके जगह Sr+2 आ गया। अभी भी मतलब चार्ज तो मेंटेन है ही, लेकिन Sr+2 क्या है? एक इम्प्योरिटी है, Na के जगह पे आया हुआ। तो हमने बोल दिया कि भैया यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है? दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस एग्जाम्पल को बना लेना। ठीक है, करो फटाफट से। किसी को भी तकलीफ हो तो पूछ लेना कि भैया इसमें कोई चीज़ है, कहीं पे कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई है।
अच्छा, अगर एक चीज़ और मैं वही आप एक और जो बैच है उसमें बात कर रहा था, A2 में बात कर रहा था, सिलेबस को लेके परेशान नहीं होना कि केमिस्ट्री का सिलेबस पीछे हो गया एंड ऑल, ठीक है? क्योंकि सिलेबस एक तो पहले 11th के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है और ऐसा सिलेबस नहीं है जैसा हमको 2-2 सवा 2-2 घंटे की क्लास लगानी पड़े, जिसके लिए बहुत टॉर्चर भी हुए तुम लोग, 6-7 महीने तो हुए ही हो। रोज़ सुबह 8 बजे आना, सवा 10 बजे छूटना, ठीक है? तो वैसी परिस्थिति नहीं है, 12th का सिलेबस काफ़ी छोटा है, तो आई गेस 5 या 6 क्लास गया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन हो जाएगा आराम से। तो सिलेबस को लेके परेशान नहीं होना, ठीक है? थोड़ा मतलब चीज़ें और थोड़ा-सा सही मैं भी थोड़ा-सा मतलब अच्छे से बिल्कुल चंगा सा हो जाऊँ, तो एक्स्ट्रा क्लास अपन लगा लेंगे या देखेंगे टाइमिंग-वाइमिंग का जो भी है, तो अपन उसमें कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है? बाकी ऐसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट डिफेक्ट पे आते हैं, दैट इज नॉन स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है? अब ये कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? ये वो डिफेक्ट्स हैं जिसमें स्टोसिमेट्री जो है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है? इन विच स्टोसिमेट्री डिस्टर्ब, स्टोइक से लिखा है, दैट इज स्टोसिमेट्री क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। मतलब NaCl में Na और Cl का रेशियो 1:1 है, ठीक है? ओके, ओके दीक्षा। सो 1:1 है, थैंक यू। सो 1:1 है, अगर अपने पास स्टोसिमेट्री, तो वो 1:1 हो सकता है कि नहीं रहे, वो डिस्टर्ब हो जाए। सो अगर ऐसा कोई डिफेक्ट है जिसमें स्टोसिमेट्री अगर अपने पास चेंज होती है, तो दैट इज नोन एज नॉन स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट। अब जैसे उसमें सबसे पहला टाइप है, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसको जरा समझते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है, ठीक है? फिर लिखेंगे। होता क्या है कि मान लो एक सॉलिड लिया गया, ठीक है? जैसे मैं NaCl की बात करता हूँ, NaCl ले लेता हूँ, ठीक है? सो मान लो मैं NaCl का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, बीच में आ जाएगा क्या? ठीक है, ये NaCl का मैं लैटिस लेता हूँ, और इसको समझना ध्यान से, ये थोड़ा सा मतलब है, ये मतलब और सब तो है कि बिल्कुल रट्टा मारे, याद है तो ठीक है, तो बाकी मतलब पूरे तरीके से रट्टा मारे, लेकिन इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, तो इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है? मान लिया कि ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला जो है, ये Na प्लस का आयन है, और क्लोरीन वाला जो है ये येलो वाला Cl माइनस का आयन है। अब होता क्या है कि जैसे इस लैटिस को अगर मान लो आपने क्या किया, इसको ले गए और इसको गर्म किए, लेकिन गर्म कब किए? तो सोडियम के इन्वायरमेंट में आपने गर्म किया। सोडियम का इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब सोडियम गैस बना दिया गया, और सोडियम गैस को बना दिया गया और ये सॉलिड लिया और सोडियम इसको ऐसे जगह रख दिया जहाँ से सोडियम गैस पास हो रहा है, ठीक है? सो यहाँ मान लो कि इसके अगल बगल में क्या है कि सोडियम गैस है, Na का गैस है, ठीक है? थोड़ा इसको डिटेल्स में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सोडियम का गैस है, इसको पास कराया गया इसके अगल बगल से। अब जैसे सोडियम का गैस पास कराया जाएगा ना, तो होगा क्या कि मान लो कोई एक जगह पे, ऐसा जरूरी नहीं है, मान लो मैंने यहाँ पे एक जगह ले लिया, इस जगह पे, सो होगा क्या कि यहाँ पे आके सोडियम जो होगा, काइंड ऑफ ऐसे समझ लो, चलो कोई एक जगह यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे आके एक सोडियम एटम, यहाँ से जो सोडियम गैस पर पास कराया गया, उसमें का एक सोडियम एटम आके यहाँ पे रुक गया, इस जगह पे अटक गया, ऐसे समझ लो कि अटक गया। अब ये सोडियम एटम जैसे यहाँ अटकेगा, तो ये तो एटम है, आयन नहीं है, लेकिन अगर इसको अटका के रखना है तो इसको Na प्लस बनाना पड़ेगा, Na प्लस रहेगा, आयन रहेगा, तभी तो ये वहां पे अटके रहेगा, सोडियम एटम तो नहीं अटक के रह पाएगा। सो होगा क्या कि ये जो यहाँ पे सोडियम एटम यहाँ अटका हुआ है, इसको आयन बनाने के लिए यहाँ से जो एक क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहाँ से अपना जगह छोड़ेगा, कहीं का भी क्लोरीन हो सकता है, अपना जगह छोड़ेगा, और जब जगह वो छोड़ेगा तो Cl माइनस था वो पहले, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है, उस इलेक्ट्रॉन को उसी जगह पे छोड़ देगा। जैसे ये क्लोरीन एटम ने यहाँ जगह छोड़ा, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा और यहाँ से एटम बन के बाहर निकल जाएगा। तो Cl माइनस नहीं निकलेगा वहां से बाहर, वहां से क्या निकलेगा? Cl बाहर निकलेगा। वो Cl जाएगा और जाके इसके बगल में बैठ जाएगा। अब जैसे इसके बगल में बैठेगा Cl, सॉरी, जैसे इसके बगल में Cl बैठेगा, तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि एक Na का एटम, एक Cl का एटम। सो Na क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन अब इसको उठा के दे देगा,
सो ये बन जाएगा Na+ और ये बन जाएगा Cl-। लेकिन उसने अपना Cl ने पहले से जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के चला गया है। अब कहानी क्या है इस पूरे सॉलिड में? तो पूरे सॉलिड में जब आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा क्या कि Na+ के जो नंबर ऑफ आयंस थे, नंबर ऑफ Na+ ये बराबर अब नहीं है Cl- के। Na+ का ज्यादा आयन है इन कंपैरिजन टू Cl- आयन। सो इसीलिए इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस। क्यों? क्योंकि Na जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Cl-। तो अब इसको अपन ऐसे बना लेना है कि Na+ आयन का नंबर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Cl-। तो यहाँ मेटल क्या हो गया? एक्सेस में हो गया। तो हमने बोला कि दिस इज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक गैस, सोडियम गैस पास कराया गया, सोडियम गैस यहाँ आके किसी वजह से अटक गया। वो क्यों अटका हमको उससे मतलब नहीं है, किसी वजह से यहाँ अटक गया। लेकिन ये अटका तब तो नहीं रहेगा ज्यादा देर तक, क्यों? कोई चीज अटक जाएगी तो उसको जब तक चिपकाओगे नहीं तो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। तो यहाँ बीच से एक Cl एटम उठ के यहाँ जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन यही छोड़ देता है, न्यूट्रल Cl जाता है। यहाँ पहुंचा, एक न्यूट्रल सोडियम न्यूट्रल Cl मिलते हैं और ये बना लेते हैं NaCl। सो यहाँ पे यहाँ इनके बीच में अच्छा खासा बॉन्ड हो गया। अब ये Na कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो Na को इसने पकड़ लिया और एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ छोड़ दिया था। ठीक है, सो यही है, दैट इज मेटल एक्सेस। और हमको पता है कि यहाँ पे जो सोडियम है उसका आयन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा हो गया, सो हम इसको बोलते हैं दैट इज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, चलो इसके पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज, नंबर ऑफ, अमाउंट लिख लेते हैं बेसिकली, अमाउंट ऑफ मेटल इज हायर। मेटल जो होगा वो हायर होगा, इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ, इसी चीज को, हायर देन एक्सपेक्टेड। जितना पहले हम सोचते थे कि भैया एक Na पे एक Cl होगा, उतना ही नहीं होगा, उससे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे इसको देख लो। एग्जांपल के तौर पे, व्हेन Na गैस इज पास्ड फ्रॉम NaCl, दिस डिफेक्ट शोन, ये डिफेक्ट दिखता है। ठीक है, तीसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया है इस पोजीशन को हम बोलते हैं एफ सेंटर। दिस इज नोन एज एफ सेंटर। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। दिस इज नोन एज एफ सेंटर। ठीक है, तो पोजीशन ऑन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज नोन एज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोन एज एफ सेंटर। इसको एफ सेंटर बोला जाता है। ठीक है, एक सेकंड, दिस इज नोन एज एफ सेंटर। अब इस एफ सेंटर की खासियत क्या है? इस एफ सेंटर के वजह से ना कलर्स देखने को मिलते हैं कंपाउंड में। सो देखे हैं कि हमने देखा है कि सोडियम क्लोराइड एग्जैक्टली व्हाइट नहीं होता, थोड़ा येलोइश कलर का होता है। उस येलोइश कलर के होने का रीजन दिस वन इज है, दैट इज एफ सेंटर। ठीक है, सो ड्यू टू एफ सेंटर, ड्यू टू एफ सेंटर solids can have कलर। सॉलिड्स के पास क्या हो सकता है? कलर हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl जो है ये येलो होता है। ठीक है, एंड जो अपने पास KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, ये पिंक होता है। ठीक है, सो इन दोनों का रेड, ये येलो और पिंक होने के पीछे का जो रीजन है दैट इज एफ सेंटर। ठीक है, तो ये जो कलर मिलता है ड्यू टू एफ सेंटर।
अगर एफ सेंटर यहाँ नहीं बनता, यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट वर्क नहीं करता, तो इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, किसी को डाउट है तो पूछो, बाकी फटाफट से इसको नोट डाउन करो। करो फटाफट से बाबू नोट डाउन। ठीक है, LICL भी पिंक होता है, वो भी इसी की वजह से होता है, ध्यान रखना। LICL पिंक, KCL भी पिंक, मतलब KCL अजीब, मतलब बैगनी कह लो, वायलेट भी कह सकते हैं। ठीक है, पिंक वायलेट चलेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एकदम यही है हार्ड एंड फास्ट है, चलता है, पिंक भी लिख लो, वायलेट भी लिख लो, दोनों ही चलता है। हालांकि दोनों में कोई लेना देना नहीं है, दोनों कलर बिल्कुल अलग अलग है। बस कलर ध्यान रखना कि कलर जो आता है वो इसकी वजह से आता है। करो फटाफट से। छापो बाबू फटाफट से। चलो ठीक है, सो ये कहानी हो गई अपने पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम ही इस पे कुछ पूछा जाता है, बट ठीक है लिख लेते हैं, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या बोलता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मेटल आयंस जो थे वो ज्यादा थे, मेटल डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। तो सिंपल सी कहानी यहाँ पे है, बस बहुत छोटा है ये, इसमें कुछ ज्यादा माथापच्ची करना ही नहीं है। सबसे पहला है नंबर ऑफ मेटल आयंस आर, इस पे न्यूमेरिकल एक दो बहुत अच्छे बनते हैं, लेस देन एक्सपेक्टेड। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे क्या होता है, कम देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतना ही, इस पे ज्यादा माथापच्ची नहीं है कि क्या क्यों कैसे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे। इसके एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स कुछ बनते हैं। ठीक है, पहले भी मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल्स को देखे थे एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे अपने पास ये है फेरस ऑक्साइड FeO। सो FeO का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, FeO यही होना चाहिए, लेकिन दिस एक्चुअली shows formula Fe 0.95 O और इसके आसपास। ठीक है, और समथिंग लाइक दिस। क्या मतलब है, इसको जरा समझते हैं। देखो FeO में एक Fe पे एक ऑक्सीजन एटम है, लेकिन यहाँ देखोगे तो जब ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वर्क करता है, सो एक Fe के साथ एक ऑक्सीजन नहीं है, 0.95 Fe के साथ एक ऑक्सीजन। मतलब ऐसे समझो कि अगर मान लो मैं इसका 100 सेट लेता, 100 लेता, 100 सेट लेता,
सो 100 सेट में अपने पास 100 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक है तो 100 लेता तो 100 होते। लेकिन उस केस में Fe कितना होता, सिर्फ 95 होता। होना कितना चाहिए था उसको भी 100, लेकिन है सिर्फ कितना 95। सो ये जो 5 की जो कमी आ गई है वो किसके वजह से आ गई है, वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की वजह से आ गई है। ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है जिसके वजह से वो 5 की क्या आ गई है, कमी आ गई है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, सो इसके लिए बस एक चीज और भी एक पॉइंट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना अपने को। सो एक पॉइंट है वो ये चीज़ है कि ये तभी वैलिड होता है जब आपके पास एलिमेंट जो भी है, जो भी मेटल है, उसके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की कैपेबिलिटी हो। सोडियम क्लोराइड ये कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन आयरन के पास Fe+3 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। सो अगर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले मेटल्स हैं तो ये डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सोन भाई metals having multiple oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो या ऑक्सीडेशन नंबर बोल लो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बोल सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे Fe के पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 एंड +3। सो जिस वजह से Fe दिखाने में कैपेबल है। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखिए, किसी को भी इन सारे डिफेक्ट्स में कहीं भी समस्या है तो बताओ, उस पर अपन बात करें और फिर इसके साथ इस टॉपिक को क्लोज करें। किसी को भी इन डिफेक्ट्स में समस्या है तो फटाक से बताओ, उस पर बात करें और इस टॉपिक को क्लोज करें अपन जल्दी से। डन है क्या? चलो ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये अपने पास डिफेक्ट्स की कहानी हो गई कि डिफेक्ट्स अपने को कितने तरह के देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये डिफेक्ट्स की कहानी हो गई। सॉरी, अगले क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। बाकी आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, थियोरेटिकल है, इसको घर पे जाकर रिवाइज अच्छे से कर लेना। मतलब घर पे ही हो, रिवाइज इसको अच्छे से कर लेना, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, लेकिन इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, चलो, तो किसी को कोई समस्या है, डाउट पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्लास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे कुछ। मैं अभी से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अपन टच करेंगे। ठीक है, तो किसी को कोई समस्या है, कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हो, बाकी अगर कोई डाउट नहीं है तो जा सकते हो।